हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 9 सामाजिक विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 28 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम लोकतंत्र का बेहतर अर्थ उसको समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। बच्चों प्रीवियस वर्कशीट जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि लोकतंत्र जो है वो क्यों सारे देश में जो है लोकतंत्र उसकी मांग है, क्या उसकी कमियां हैं और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम लोकतंत्र का बेहतर अर्थ जो है उसको जानने का प्रयास करेंगे। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो जब शासन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो लोकतंत्र कहलाता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यानी देखिए, अब इंडिया है, भारत की अगर हम बात करें अपने देश की तो यहाँ पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, यानी लोगों का शासन। लेकिन क्या जो पूरी जनसंख्या है, ठीक है, जो सारी की सारी जनसंख्या है, क्या वो सारे फैसलों में अपना जो है मत दे पाती है? तो ऐसा तो नहीं है। और ना ही ये पॉसिबल है कि सारी देश के लोग जो है एक साथ बैठकर एक मुद्दे पर चर्चा करें और फिर कोई फैसला लें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ना तो जो है ये पॉसिबल है और ना ही लोग जो है ऐसे इकट्ठा हो सकते हैं, कितने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या है कि जो लोग जो है वो क्या करते हैं, वो वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि वो चुनते हैं। और प्रतिनिधि जो है वो क्या करते हैं, उनके पास फैसले लेने का अधिकार होता है। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों, तो यहाँ पे हमने पढ़ा बहुमत का शासन भी कौन करता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। और ये ही शासन क्यों करते हैं, आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि पूरे देश के जो लोग हैं, पूरी जनसंख्या वो एक साथ बैठकर एक मुद्दे पर फैसला करे। दूसरा, ऐसा क्यों किया जाता है कि प्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं? अगर ऐसा प्रयास किया भी जाए तो हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता। यानी ना तो हर एक व्यक्ति के पास इतना समय है, ना ही हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो फैसले में जो है हर एक फैसले में अपना मत दे, और ना ही इतना कौशल, यानी सबके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है कि हर एक फैसले पर वो अपनी राय दे सकें। अब नेक्स्ट दिया गया है विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र की अलग अलग जो स्तर हैं उन पे लोकतंत्र कैसे हैं, जरा सोचो। एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। नेक्स्ट, परिवार में प्रमुख फैसले घर के मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अलग अलग स्तर पर अगर हम लोकतंत्र की बात को सोचें तो परिवार में जो प्रमुख फैसला है वो घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। तो बच्चे, जो घर का मुखिया होता है वो सभी सदस्यों के हितों का ध्यान रखते हुए कि क्या सही है मेरे परिवार के लिए, क्या गलत है, उनको सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो फैसला लेते हैं। सेकंड देखिए, कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। तो इसमें भी क्या है, सभी बच्चों को इजाज़त दी जाती है कि वो सभी सवाल पूछें। यानी ये भी एक तरह का क्या है, लोकतंत्र है। ये आपकी कक्षा का लोकतंत्र है। सभी बच्चों को सवाल पूछने का, सभी बच्चों को जो है अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। क्लियर? इसी तरह घर में सदस्य में भी अगर यहाँ पे भी हम देखें ना तो परिवार में फैसला बेशक मुखिया लेता है लेकिन सभी सदस्य जो है उनकी राय ज़रूर ली जाती है। क्लियर? उसके बाद देखिए, एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, तो ऐसा भी नहीं होता है, ये भी लोकतंत्र नहीं होगा। ये लोकतंत्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टी के जो नेता है वही सारे फैसले लेगा। वो फैसले ले सकता है लेकिन कब ले सकता है? जब वो सभी जो प्रतिनिधि हैं, सभी जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उन सभी से राय लेकर तब वो फैसला ले सकता है, और यही लोकतंत्र होता है। लेकिन अगर हम अकेले ही फैसला लेंगे तो क्या होगा? वो राजतंत्र हो जाएगा, वो तानाशाही हो जाएगी।
क्लियर। तो इस तरह से हम अलग अलग स्तरों पर लोकतंत्र देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी केवल अपना अकेला फैसला नहीं लेना। जैसे हमने अभी पढ़ा कि घर का मुखिया फैसला तो लेगा, लेकिन जो सभी सदस्य हैं उनके हितों का ध्यान रखते हुए उनसे राय लेकर वो फैसला लेगा। नेता पार्टी का सभी नेता के जो पार्टी में लोग हैं उन सबसे राय लेगा। इसी तरह जो क्लास का अध्यापक है वो सभी बच्चों की राय लेकर कोई फैसला करेगा। तो यही क्या है, यही लोकतंत्र है। नेक्स्ट देखिए, उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होगा जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। तो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर व्यक्ति जो है उनका फैसला वो मान्य नहीं होगा, वो भी उतना ही हक रखते हैं जितना कि एक अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति रखता है। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है। तो चाहे वो सरकार है या कोई भी एक परिवार है, तो हर संगठन पर ये लोकतंत्र की बात जो है लागू होती है कि जो भी फैसला किया जाएगा वो सभी लोगों को की राय के साथ सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है, आदर्श लोकतंत्र क्या है, उसमें जो निर्णय। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र और नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यानी एक देश जो है वो नागरिकों से बना है और नागरिक जो है जो भी काम करेंगे उसका प्रभाव वो देश के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जो भी फैसला हम लेते हैं उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो हमारे लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। और यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। तो देश का जो भविष्य है उस पे जो सरकार बैठी हुई है उसके फैसले उनके ऊपर तो निर्भर करता ही है, साथ ही उनसे कहीं ज़्यादा देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि देश के नागरिकों की सोच क्या है, देश के नागरिक कैसा सोचते हैं, देश के नागरिक कितने कुशल हैं, कितने साक्षर हैं। इस चीज़ के ऊपर भी देश का लोकतंत्र निर्भर करता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर कर सकती हैं। क्लियर। तो लोकतंत्र जो है उसको अगर हमें अलग करना है किससे, राजशाही से, तानाशाही से, एक दल की शासन व्यवस्था से, तो हमें जो है कुछ बातें लोकतंत्र के बारे में ध्यान रखनी पड़ेंगी। और वो बातें क्या हैं, वो बातें हैं सबकी भागीदारी, सबकी सहमति। ठीक है, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो बच्चों, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो उन पर शासन करते हैं, यानी जनता पर शासन करते हैं, जो कि निर्वाचित होते हैं वोट के द्वारा जो चुने जाते हैं। क्लियर। उदाहरण के लिए एमएलए, एमपी, सरपंच आदि। सेकंड देखिए, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन क्यों किया जाता है। तो देखिए, आधुनिक लोकतंत्रों में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं कि उनके लिए एक साथ बैठना और सामूहिक निर्णय लेना वास्तविकता में असंभव है। यहाँ तक कि अगर हम मान लें कि वो बैठ सकते हैं तो भी सभी नागरिकों के पास समय नहीं है, सभी के निर्णयों में भाग लेने की इच्छा नहीं है या कौशल या ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही एक तरह से जो जनता है उसको क्या करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और वो उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो एक लोकतांत्रिक जो तरीका होता है उसमें फैसले लेने की क्या प्रक्रिया होती है। एक लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में उन सभी के साथ परामर्श और सहमति शामिल होती है जो उस निर्णय से प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ है कि अमीर या गरीब, पुरुष या महिला, शक्तिशाली या कमज़ोर, सभी से सलाह ली जानी चाहिए। समान प्रक्रिया सरकार, घर या स्कूल के लिए लागू होती है। तो चाहे वो कोई भी प्रक्रिया, चाहे आप सरकार का एग्जाम्पल लो, चाहे घर का लो, ठीक है, चाहे आप स्कूल का एग्जाम्पल लो, तो सभी में ये प्रक्रिया समान रूप से लागू होती है। प्रश्न 4 है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है।
तो आंसर देखिए, जन भागीदारी को सशक्तिकरण का एक रूप माना जा सकता है, यानी जनता की भागीदारी ये जो है एक आप कह सकते हो शक्ति का एक रूप है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सवाल उठाते हैं, सुझाव देते हैं, तो सरकार या प्रतिनिधियों के लिए बेहतर निर्णय लेना आसान हो जाएगा और इसी से हम अपना जो है योगदान वो दे सकते हैं लोकतंत्र को बेहतर बनाने में। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।